हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का सोशल वर्क क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने आप सभी के लिए सोशल वर्क क्लासेस चैनल पर एमपीपीएससी और यूजीसी नेट के बच्चों के लिए समाज कार्य से जो संबंधित जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने 999 रुपये का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया और उसमें आप लोगों को कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, प्लस में आप लोगों को कुछ आपको नोट्स दिए जाएंगे, रिटन नोट्स होंगे और सभी पीडीएफ होंगे। जो सभी पीडीएफ होंगे वो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक होंगे और उतने ही पैसे में 999 रुपये में ही एमपीपीएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को सभी पीडीएफ अवेलेबल रहेगा और साथ ही साथ आपको वीडियोस भी यहाँ पे दिए जाएंगे और आप लोगों को कुछ नोट्स और लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ध्यान रखना आप लोग, 999 रुपये में क्रैश कोर्स समाज कार्य का है। ये एमपीपीएससी और प्लस यूजीसी नेट बच्चों के लिए समाज कार्य। और यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, उस नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्लस कुछ यूट्यूब की जो वीडियोस है उसको भी दूंगा और आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलो इस प्रश्न का जो डाउट है एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आप सबको इस प्रश्न को, फिर मैं आगे चलता हूँ। इस प्रश्न में जो पोस्टकार्ब है, इस प्रश्न को जो बनाया गया है पोस्टकार्ब को, वो अध्ययन को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस प्रश्न को कि पोस्टकार्ब में जो प्रशासन है उस प्रशासन के तहत किन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे, तो आप पोस्टकार्ब का अध्ययन करेंगे। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और पोस्टकार्ब में जब आप अध्ययन काम करेंगे तो आप यूज़ होता है वहाँ पर पोस्टकार्ब का। समाज कल्याण प्रशासन बेसिकली क्षेत्रों को रिलेट करता है पोस्टकार्ब। जब क्षेत्र होगा तब उन क्षेत्रों में किन किन चीज़ों का विकास हुआ है, कैसे कैसे काम हुए हैं, तब उसको आप कहेंगे कि भाई ये समाज कल्याण प्रशासन का क्षेत्र माना जाएगा। और बाद में आप लोग भलीभांति तरीके से जानते भी हैं कि 2 और जोड़ दिए गए थे भारत में। शिक्षा कुछ विद थे, कुछ प्रयोगकर्ता के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इवैल्यूएशन को जोड़ दो, प्रतिपुष्टि को जोड़ दो, तो वो जोड़ दिए थे। तो वो एक पार्ट माना जाता है पोस्टकार्ब का, लूथर गुलिक का, बेसिकली कार्य क्षेत्रों को लेकर, कार्य क्षेत्रों ले। प्रश्न है सिद्धांत। अब मैं बताऊं यहाँ समाज कल्याण प्रशासन का सिद्धांत, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। सेवा रथ का सिद्धांत होता है, सिद्धांत नहीं होगा ये, पहली बात ये सिद्धांत है ही नहीं। सेवा रथ का सिद्धांत होता है समाज कल्याण प्रशासन में। और दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर तो लोकतांत्रिक का सिद्धांत होता है। और अगर मैं आपसे तीसरा बात करूं तो लोकतांत्रिक सिद्धांत के बाद अनुकूलन का सिद्धांत होता है, व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत होता है, कल्याण नीति का सिद्धांत होता है, परस्पर का सिद्धांत होता है, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत होता है, भाई समन्वय कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत। जो सोच लो वो दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे संवेदनाशीलता का सिद्धांत होना चाहिए, लोचशीलता का सिद्धांत होना चाहिए। बस भैया यही तो इसका सिद्धांत था। यह आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, हरियंट यहाँ पर गलत नहीं है, ना ही आर गुप्ता आपको गलत मिलेगा। तो और आयोग भी मैं उम्मीद करता हूँ 99% कि आयोग भी आप लोग देखना ये भी ए ही जवाब देगा। ट्राई मार लेना, एनटीए का एक साइट है मॉक टेस्ट, उसमें देख लेना कि यह प्रश्न कहाँ पर है, किस नंबर पर है, टाइप करके और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो आप मुझे बताना, फिर मैं बाद में इसके बारे में चर्चा और भी आप लोगों से कर दूंगा। चलिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब इस प्रश्न से संबंधित कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए भाई, आप लोगों को बता दीजिए आप लोग। अब आएगा तो आप किसको लगाओगे, प्रशासन का सिद्धांत लगा के चले आओगे ना। ठीक है, हाँ, गलती मत करना कि समाज कल्याण प्रशासन का है। रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। गलती मत करना ऐसे प्रश्नों पर कि समाज कल्याण प्रशासन। बच्चे लगा के आएंगे, जिनको नहीं पता ये लगा के आएंगे, पक्का बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ मैं, है ना बोला। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, ये आपका काम करेगा जेआरएफ में ये नंबर, है ना। अच्छा, यहाँ पर आगे मैं बढ़ता हूँ। ये जो प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है ये एक प्रकार का गद्यांश है।
और गद्यांश को अब मैं आप लोगों से सबसे पहले ही आज करवा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए। पहले तो ये गद्यांश लिखा है यूजीसी में, जब हालांकि 2019 का पेपर टफ था। 2019 का जो जून का पेपर मैं करवा रहा हूँ ये टफ था उस समय, आज भी टफ ही है बहुत लोगों के लिए ये। तो मैं आपको बता दूँ ये एक यूनिक पेपर है आप सबके लिए, जानकारी के लिए भी, बहुत सारी जानकारियाँ भी प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। मैं हर एक प्रश्नों पर अच्छा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत करना, अब जो कोई मिलेगा तो पहले गद्यांश पढ़ने बैठ जाना। और भाई बताइए 5 मिनट निकालोगे इसमें, क्या क्या पढ़ोगे बताओ। अच्छा कोई अगर पढ़ने का अगर मैं बोल भी दूँ तो क्या पढ़ के निकाल, इसमें क्या साबित कर दोगे। तो ये गलती मत करना। पहली बात, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पहले हमें प्रश्न को करना है। गद्यांश का सार, गद्यांश का सार क्या हो सकता है। तो गद्यांश का सार ओरली देखो, जीवन की यथार्थता। भाई यथार्थ चीज़ें, जो जो चीज़ें प्राकृतिक है, जो यथार्थ है, जो चीज़ें यहाँ पर नेचर या जो साथ ही साथ जो उसमें मेटल चीज़ें हैं, जो धातु हैं, उसको मानता है। ये आप जानते हैं, कॉमन सेंस है। आइडिया, भाई ईश्वर को मानता है। ये जो ईश्वर को मानता है यानी विचारों को मानता है, प्राथमिक चीज जो प्रथाएं हैं उसको मानता है। यह आदर्शवाद, ये आप समझना अपने माइंड से। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, बट आप लोग जब करना तो ऐसा टाइम मत लेना, सोच लेना अपने माइंड में, ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जानी चाहिए। व्यक्तिक कार्य का संबंध का महत्व, अभी हम गद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसके बारे में। ऑप्शन सी कहता है कि उसके जीवन और उसके संवेदनशील मानवीय अनुभूति मतलब कुछ चीज़ों अनुभव की बात करता है यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है कि अभिवृत्तियों और संवेगों को गत्यात्मक, एक डायनेमिक अंतःक्रिया होनी चाहिए कि नहीं, एक ऐसी डायनेमिक एक्टिविटी जो है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ऐसा चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊँ, इस प्रश्न पर आ जाओ, सीधा गद्यांश पे पढ़ लिया होगा, ध्यान में रख लिया होगा। अब मैं जो बताऊंगा वही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है। बताइए भैया, कहीं आदर्शवाद लिखा है? बताइए जरा। इसमें मैं ऐसे ही बोलूँगा, आप लोग थोड़ा, एक बंदा कोई भी हो जो वो हो सकता है अनम्यूट, जिसके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ ठीक है अजय जी, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। कहीं आदर्शवाद नहीं दिख रहा भाई, मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर देखो दिख रहा है आदर्शवाद और आपको यथार्थवाद दोनों है। लेकिन यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब दिख गया तो हमें पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? ये कह रहा है कि हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति की महत्व मर्यादा के आधारभूत दृढ़ धारणा को उत्पन्न व्यवहारिक जीवन भी है, और जो जीवन का दर्शन पर आधारित है, यथार्थवादी आदर्शवादी दोनों पर। और यह द्रव्य और आत्मा, बुद्धि और आस्था, काल पर क्या है, चिरंतरता शामिल है। यहाँ पर ये बात कह रही है। गद्यांश का मतलब ये नहीं अभी हमें निकल के आया है कि यहाँ तो बात हो रही है आदर्शवाद के बारे में, बात हो रही है यथार्थवाद के बारे में, लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है ये हमें जानकारी इस लाइन से अभी तक नहीं मिली है। बात को समझिए, बात समझिए कि ये लिखा रहेगा, लेकिन इसका मीनिंग कुछ अभी नहीं मिला कि ये है क्या चीज़, ये क्या किन चीज़ों पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यक्तिक कार्य का आत्मा, व्यक्तिक कार्य की एक आत्मा जीवन का सिद्धांत है। अध्ययन निदान उपचार पर क्या होता है, ये अनुप्रमाणित होता है। मतलब ये अध्ययन निदान उपचार कर दोगे तो जाहिर सी बात है भाई तुम्हारा केस वर्क बहुत अच्छे से होगा। फिर कहता है कि केस वर्क का जो जीवन है वो संवेदनशील और मानवीय अनुभूति का रूप देता है। बात देखो, केस वर्क की बात कर रहा है, रूप देता है। तो व्यक्तिक कार्य में संबंध को काफ़ी महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वो प्रभावी केस वर्क के लिए भी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो केस वर्क का संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इसलिए नहीं है कि वह प्रभावी व्यक्तिक कार्य के रूप में जाना जाता है। केस वर्क है इंपॉर्टेंट, अब जरूरी नहीं कि केवल केस वर्क ही के रूप में काम करो तो वो होगा अनिवार्य, कंपलसरी होगा। एक ही काम करो और जरूरी ये नहीं कि आप उसका अध्ययन निदान उपचार की प्रक्रिया जो है संचालन कर दो तो वो केस वर्क मान लिया जाएगा। बात को केवल समझना है, दिमाग मत लगाओ कि ऑप्शन कौन सा होगा। बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ बात को समझना है मेरी, बस। तो यहाँ पर इस गद्यांश में इस चीज़ को, इस बात से ये सहमति नहीं दिखा रहा है आप लोगों को कि इस प्रश्न में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो केस वर्क है वो अध्ययन निदान उपचार पर होता है। ये बात तो सत्य है, बट ये बात भी इतने सत्य है ये भी कि ये जरूरी ये भी नहीं है कि केवल केस वर्क के रूप में ही किसी व्यक्ति की महत्व को और मर्यादा को समझा जा सकता है। और जब आप ये समझेंगे तो यथार्थवाद और आदर्शवाद मिल जाएगा। क्या ग्रुप वर्क से नहीं मिलता है? क्या कम्युनिटी वर्क से नहीं मिलता है?
क्या व्यवहारिक जीवन ग्रुप वर्क से नहीं मिलेगा, क्या कम्युनिटी वर्क से नहीं मिलेगा? भाई प्रश्न खुद यहाँ पर करा, बल्कि व्यक्ति की महत्वता मर्यादा के, देखो खुद बोल रहा है वो कि वो मिलता है व्यवहारिक जीवन से, और व्यवहारिक जीवन तो केस वर्क में भी होता है भाई, कम्युनिटी वर्क में भी होता है भाई, और उसमें भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ग्रुप वर्क में भी होता है, इन तीनों में भी तो होता है। पहले समझिए प्रश्न को बस। फिर कह रहा है कि व्यक्तिक कार्य का संबंध व्यक्तिक कार्यकर्ता के सेवार्थी की अभिवृत्ति और संवेगों को गत्यात्मक अंतःक्रिया के रूप में उद्देश्य जो है सेवार्थी को स्वयं परिवेश के बीच में बेहतर सामंजस्य स्थापित करना होता है। मतलब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है और जो क्लाइंट है, इन दोनों के बीच में एक तो भाई जाहिर सी बात है अंतःक्रिया होनी चाहिए, अभिवृत्ति भी होनी चाहिए, उद्देश्य जो होता है उसका सेवार्थी के स्वयं के परिवेश में बेहतर बनाने के लिए भाई सहायता मिलती है, ये भी होनी चाहिए। स्वाभाविक संबंध जो है पति पत्नी माँ बच्चे संबंध, ये स्वाभाविक है। और व्यावसायिक संबंध में, चिकित्सकीय रोग के संबंध में, अनेक प्रकार के संबंध भी मित्र, अच्छा ये बहुत सारी चीज़ रिलेट करा रहा है कि आप कैसे कैसे संबंध बना सकते हैं, ये चीज़ों को रिलेट करवा रहा है इस पॉइंट को। तो यहाँ तक आप इसको ये से समझ सकते हैं। और यह संबंध माता पिता बच्चे के बीच संबंध का अर्थ जो होता है वो भिन्न को बता रहा है कि व्यक्तिक कार्य का अध्ययन जो है अस्थायी होता है और वह संवेगात्मक अवयव लिखा हुआ है। अवयव उतना गहरा, मतलब एक यहाँ पे फैक्ट मिल रहा है। इंपॉर्टेंस अवयव का मतलब तो बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, उसमें आपको बताऊं मर्मर भेदी नहीं होता। मर्मर भेदी का मतलब होता है एक प्रकार से अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए, वह भेदभाव निष्पक्षता को बता रहा है। तो मित्र मित्र के बीच में, ठीक है भाई, मित्र मित्र के बीच में संबंध समानता सहोपकारिता व्यक्तिक कार्य का संबंध नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या से क्या खिचड़ी बना रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या शायद आप लोग समझ भी नहीं रहे होंगे मेरी बात को, मैं कहना भी क्या चाह रहा हूँ। एक बार आपको साबित हो रहा है कि केस वर्क क्या है, दूसरी बार तुरंत साबित हो रहा है कि केस वर्क ये होना चाहिए क्या। अब सोचिए, एक बार तो आपको बता रहा है एक लाइन में कि ये भाई केस वर्क का ये प्राथमिकता है, ये महत्व है, दूसरी तरफ कह रहा कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी होता है, बताइए जरा। अच्छा मतलब दो बातें पे चर्चा हो रही है, जबरदस्त डिबेट हो रहा है, जैसे ऐसे हो रहा है कि आदर्शवाद और आधुनिक यथार्थवाद में ऐसा जैसा लग रहा है, फील हो रहा है ना कि जैसे चर्चा परिचर्चा किसी पे लंबे से चलाई जा रही है ना, ऐसी कुछ बातें हो रही है। तो व्यक्तिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के मूलभूत मनुष्य के रूप में समान होता है, परंतु व्यक्तिक कार्य के संबंध में व्यक्तिक कार्यकर्ता सहायता प्रदाता करता जबकि सेवार्थी सहायता प्राप्त करता होता है। बात तो ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा प्रश्न, अब आपको मैं प्रश्न दिखाऊंगा, जरा आप मुझे बताइए इस प्रश्न का सार क्या निकल के आ रहा है। क्या आप मुझे बताइए, आप कहेंगे कि जीवन की यथार्थवादी आदर्शवादी के बारे में बताया गया, बात तो ठीक है भाई, यस ओके करो, ठीक है मान लो। और व्यक्तिक, अच्छा भाई संबंध, अरे महत्व तो है ही है उसके भाई, एक बार सत्य बता रहा है एक बार असत्य बता रहा है, महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, महत्व तो ऑलरेडी सत्य माना जाएगा भाई, इंपॉर्टेंस ही तो बता रहा है कि एक बार केस वर्क का एक बार बता रहा है कि ये पॉजिटिव कार्य होगा, फिर तुरंत पलट जा रहा है कि भाई जरूरी ये नहीं कि केस वर्क यही होगा, तो कम्युनिटी वर्क में भी देखा जा सकता है, ग्रुप वर्क में भी देखा जा सकता है, पलट गया तुरंत देखो, तो ये भी इंपॉर्टेंस है। और व्यक्ति के जीवन के बारे में बात कर रहा है, मूलभूत अनुभूत के रूप में भी बात कर रहा है, मानवीय अनुभूत की बात भी कर रहा है, और अभिवृत्तियों और संवेग का गत्यात्मक अंतःक्रिया भी बता रहा है। तो जरा मुझे आप इन चारों ऑप्शन से बताइए किन चीज़ों पर इस गद्यांश का सार बन रहा है, किस पे बन रहा है, किस चीज़ पर बन रहा है, जरा मुझे बताइए। क्या ये बताना चाहता है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद को यहाँ पे साबित करना चाहता है, कि वो व्यक्ति के जीवन के बारे में साबित करना चाहता है, कि वो व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है संवेग है उसको साबित करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है ये पैराग्राफ, क्या बताइए जरा मुझे, क्या साबित करना चाह रहा है ये पैराग्राफ, कौन बताएगा? कोई नहीं बता पा रहा है, हाँ डी, ओके। देखो इस पैराग्राफ में अगर मैं आपसे बात करूं, इस पैराग्राफ में आप लोगों को बता दूं केवल उसके महत्व को बताया जा रहा है, केस वर्क है क्या चीज़ उसके इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है, उसकी महत्वता को बताया जा रहा है, ठीक है। देखो फिर आपको यहाँ पे परंतु लिख देगा, लेकिन लिख देगा, ऐसे शब्द में जब कभी आपको मिले, आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, अगर अब दोबारा कभी प्रश्न बने आप लोगों से, और प्रश्न कभी भी आपको एक बार केस वर्क के बारे में बता रहा है पॉजिटिव चीज़ें, दोबारा उसको रिलेट करते हुए किसी नेगेटिव तरफ की तरफ लेके जा रहा है, नकारात्मकता की तरफ लेके जा रहा है,
तुरंत आप समझ जाना उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा होगा, वो महत्व की बात कर रहा। भाई मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताइए जरा, संगीता मैम, सुनीता मैम इत्यादि जो भी लोग हैं, आप लोग अपना बताइए महत्व, तो अपनी अच्छाई बताओगे ना, कंपेयर करके फिर बताओगे, पहले तो अच्छाई बताओगे ना। अब आपका महत्व क्या है, आपका कुछ महत्व है, कुछ इंपॉर्टेंस है आपका, अपने महत्व को समझो, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करो अपने आप, बताओ वहां पर प्रस्तुत करो। तो ये आपका केवल मात्र महत्व के बारे में चर्चा कर रहा है। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बी के साथ आपका यहाँ पर ए भी होगा, और ये भी नहीं आपको रिप्रेजेंट करना है कि बी के साथ ये सारे के सारे होंगे। और इस प्रश्न को ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया होगा, ऑप्शन नंबर ए को लगा के आए होंगे, लेकिन इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। सही बता रहा हूँ। ये पहली बात हो गई आपकी, बात समझ में आ रही ना। अब जरा मुझे बताइए कि इस गद्यांश के आपने अनुरूप देखा विचार जो व्यक्त नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा मतलब इसका जो विचार जो व्यक्त नहीं करता है, वो बताइए किन चीज का विचार जो है व्यक्त नहीं कर रहा था। मुझे जरा बताइए किन चीज का विचार व्यक्त नहीं कर रहा था। देखो, जब आपको कार्यकर्ता सेवार्थी दे दिया था तो बताइए जरा वहां पर प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा, बोलिए एक बार, यस या नो। होना चाहिए भाई, यस। जब कभी आपको सर्वांगीण की बात कर रहा था, देखो जो सर्वांगिक अभिगम है, यह एक प्रकार का अभिगम की बात मैं करूं तो यहाँ पर आप देखें इस अभिगम में किन चीज़ों के बारे में जिक्र हो रही है, आप इजीली समझ जाएंगे। अभिगम का मतलब ये हुआ कि उसके ओवरऑल सारी चीज़ों को सामंजस्य में रख के उसके व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा देने की बात कर रहा था। यह एक प्रकार का अप्रोचेस के रूप में आ रहा था। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि उसके जीवन को बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता हो सके, ऐसी बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर आप पढ़िए तो व्यवहारिक जीवन, देखो यहाँ पर इसके ना मिला नहीं है आपको, यहाँ पर आपको ये मिला है केवल कि आप इसका मीनिंग कैसे समझ रहे हैं, मीनिंग बताना है आपको। यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है, पैराग्राफ में वैसा लिखा नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है। नैदानिक विचारधाराएं बताइए जरा, जाहिर सी बात है भाई, ये सबसे पहले ही लिखा है कि अध्ययन, निदान, उपचार जैसी प्रक्रिया जो है अभिप्रमाणित है, वो तो वह नैदानिक है। और प्रकारात्मक जो क्रियाएं हैं, जो फंक्शनलिज्म के बारे में विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं के बारे में क्या यह गद्यांश में इन्वॉल्व है? इस गद्यांश में विचारधाराएं इन्वॉल्व नहीं है, वो भी प्रकारात्मकता की, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। गद्यांश का पढ़ने का तरीका यही होता है, सही तरीके से ढूंढने का। सामाजिक कार्य के मूल्य पर बल देना, एक वैल्यू पर बल देना, बताइए जरा किस पे बल देगा? मानव शक्ति मर्यादा पर, कि विविधता महत्व पर, कि सामाजिक मूल्य पे, कि संसाधन की सुगमता पर। देखो बात तो यहाँ पे सही भी लग रही है भाई कि संसाधन तो हमेशा सत्य माने जाते हैं, ये भी सर ने भी बोला है, लेकिन गद्यांश पढ़ो। क्या पढ़ो? गद्यांश। और हर प्रश्न में आपको ऐसे ही लिखा रहेगा कि इस गद्यांश में, इस गद्यांश के अनुसार चलना है, अपना दिमाग मत लगाना। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में अपने दिमाग मत लगाना, गद्यांश के हिसाब से चलो। संसाधन, देखो सबसे ज्यादा बल विविधता के महत्व के बारे में चर्चा की है, नहीं। सामाजिक न्याय, नहीं। उस व्यक्ति की मानव शक्ति और उसकी मर्यादा को पहचानने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। व्यक्ति कार्य ना, क्योंकि केश वर्क है ये, तो उस केश वर्क में सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर रहा है भाई? उसके मर्यादाओं, उसके शक्ति, उसके ज्ञान, उसके प्रणाली, उसके वैज्ञानिक इत्यादि गतिविधियों के खोजने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यूज हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे देखिए, कह रहा है कि व्यक्तिक कार्य संबंध का उद्देश्य सेवार्थी को किस कार्य को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है? बताइए, सबसे बेटर, अच्छा सवाल और बढ़िया क्वेश्चन भी है ये। बताइए जरा, अनुकूल करने में, सामंजस्य में, कि निदान में, उपचार में? बताइए सबसे ज्यादा अगर व्यक्तिगत कार्य संबंध का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो यहां पर देखिए गद्यांश नहीं लिखा हुआ है। क्या इस प्रश्न में कहीं लिखा हुआ गद्यांश? बोलिए, कहीं लिखा हुआ है? जब गद्यांश नहीं लिखा रहेगा प्रश्न में, ऐसे भी प्रश्नों पर ध्यान देना है आप लोगों को, जब गद्यांश नहीं लिखा होगा तब आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग कर सकते हैं, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले सामंजस्य। किसी ने बोला था ऑप्शन नंबर बी, सबसे अच्छा जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सामंजस्य, ठीक है भाई। तो यही चीजें आपको समझनी है यहाँ पर, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे गद्यांश के बारे में सोचना है, अब ऐसा मत सोचना गद्यांश के बारे में नहीं सोचना, यहाँ पे गद्यांश सोचना है आपको। कह रहा है गद्यांश में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है भाई?
बताइए निष्कर्ष क्या नहीं निकालोगे? भाई बताइए जरा, भाषा के लिंग पूर्वाग्रह पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यस या नो? बोलो। हाँ निकाला जाता है भाई। भाषा में लिंग पूर्वाग्रह के आधार पे निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किया गया है गद्यांश में, ये चीज़ ये मेंशन भी है। व्यावसायिक आधिपत्य का भी बात की गई है यहाँ पर। प्रश्न है यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, व्यावसायिक पर भी है। आप जरा मुझे बताइए कि लेखन की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर इस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर भी। ठीक है, तो निकाला किस पे जाता है भाई? अंतर्जात सहकारिता पर। और ये जो आप देख रहे हैं व्यक्तिगत कार्य संबंध में अंतर्जात जो सहोपकारिता है, यही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यही आपका यहाँ पे सही जवाब। और ये आप गद्यांश का लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट लाइन देखेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसका सही जवाब इस गद्यांश। तो गद्यांश को आप लोगों को क्या करना होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप लोगों को वही काम करने हैं गद्यांश में, प्रश्न को पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको उत्तर देना है। ये बात आपको समझ में आ गई है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो भगवान करे आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाए भाई, है ना, अच्छी बात है। गद्यांश के क्वेश्चंस गलत कभी नहीं होने चाहिए। ये तो आपका जेआरएफ में भाई एक प्रकार से गेन करने का नंबर देता है ना गद्यांश, तो भाई है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है गद्यांश का, बहुत अच्छा टॉपिक है ये गद्यांश का। चलिए हम अगले प्रश्न को लेते हैं। और ये प्रश्न आपके सामने ये प्रेजेंट हो रहा है कि लोकप्रिय सामाजिक एक्शन के उप प्रकार बताइए भाई। और जितने बच्चों ने मेरा सामाजिक क्रिया की क्लास ली होगी उसको तो भाई पता होगा। जरा मैं जानना भी चाहूँगा मैं कि कौन बताएगा इसका सही जवाब। मैंने पढ़ाया है भली भांति तरीके से और मुझे आज भी याद है। बिट्रो, नाम नहीं बता रहे हो आप सभी लोग, भी कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप लोग भाई, बोला करो थोड़ा बहुत, कभी कभी तो बोल दिया करो। बिट्रो का नाम है। देखो मैं इसे चाहूँ तो केवल आप लोगों को ना सिर्फ यहाँ पे टिक बताते हुए चला जाऊँ आगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 2019 का प्रश्न पत्र ऐसा प्रश्न पत्र आया हुआ था, इसको ध्यान रख लेंगे तो समझो लगभग 20% समाज कार्य का सिलेबस कवर कर रहे हैं आप लोग। 20% का सिलेबस कवर करेंगे सोशल वर्क का, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको चर्चा कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग मुझसे कह सकते हो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे आपसे सीधा सीधा बताते हुए आगे बढ़ जाना है मुझे, ठीक है भाई। उससे कोई आपका लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। अगर चाहेंगे तो आपको मैं कर सकता हूँ। ये बिट्रो का नाम आता है, बताइए 1984। दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया। नाम क्या था बोलो? ओके, नाम क्या था? नाम बताइए, दोनों का नाम बताइए। बोलिए, नहीं बोल रहे हो यार। लोकप्रिय, एक का नाम क्या था भाई? लोकप्रिय। दूसरे का नाम क्या था? बोलो। अभिजातवादी, अभिजातवादी, ये जात है, ठीक है भाई, अभिजातवादी। ये सामाजिक क्रिया के बिट्रो के द्वारा 1984 में ये एक मॉडल बताया था और इसी को दो भागों में डिवाइड किया। और ये प्रश्न इस बार 2019 में जो पूछा गया लोक से, क्योंकि लोकप्रिय का एक्शन पूछा है, और 2021 में आने वाला है अभिजातवादी का आपका ये। तो आप इसका ध्यान से सुन लीजिए कि जो लोकप्रिय है वो कौन कौन सा है। एक है चैतन्यकरण, एक है चैतन्यकरण। दूसरा आपको बोलूं तो दूसरा जो है लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल के ही अंतर्गत आपका आता है द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक। अच्छा, चैतन्यकरण को भी अगर आपसे बताऊं मैं ना, तो आप इसको ये चीज़ यहाँ पर समझें कि इसी को प्रत्यक्ष लामबंदी भी कहा जाता है, लामबंदी भी कहा जाता है, ठीक है, लामबंदी भी आप कह सकते हो चैतन्यकरण को, चैतन्यकरण को। दूसरे को बोला गया द्वंद्व, दूसरे को बोला गया था द्वंद्व। और जो तीसरा था वह आपका था लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष मॉडल था।
लोक क्रिया का अगर मैं बताऊं तो सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष मॉडल था, और इसी को इन्होंने जो डिवाइड करके बताया उसका नाम रखा था अंतर विवेकशीलता का मॉडल। अंतर विवेकशीलता का मॉडल। तो अब आप जरा मुझे बताइए, इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा 1984 का लोकप्रिय का कौन सा हुआ? सी हुआ है। सी कहाँ से हुआ भाई? सी गलत, गलत है सी। पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ, ऑप्शन है ए होगा भाई। नहीं पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से पढ़ो। एक, चैतन्य को प्रत्यक्ष ही बोला गया है, द्वंदात्मक बोला गया है, यह ऑलरेडी देखा है। अंतर विवेकशीलता को बोला जाता है लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष मॉडल, भी इसी को नाम दिया जाता है। तो ये आपका ए हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बारे में नहीं जानोगे? इसके बारे में जानो। यह बताता है पहले विधायी सामाजिक मॉडल। क्या बोलता है ये? पहले विधायी सामाजिक मॉडल। और दूसरा इसने क्या बोला है? आर्थिक स्वीकृति या आर्थिक स्वीकृति आप कह सकते हो। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इसने बोला था प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल। प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल या प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल का आप लंबबंदी मॉडल भी कह सकते हो। ठीक है, ये बोला था। ये आपको याद रखना है। 3 इसके नाम। कॉपी है तो लिखो, और नहीं है तो भैया अपना अपना समझो, है ना? है कि नहीं? क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ से प्रश्न बनाने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, सही जवाब इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अभी जात में पहले अगर बात किया जाए तो पहले आएगा आपका विधायी, फिर उसके बाद आपका आएगा आर्थिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा था मैंने। आर्थिक चीज़ें तो आर्थिक तो दूसरे पे दिया ही नहीं इसने, है ना? तो आर्थिक स्वीकृति नहीं दिया तो इसलिए नहीं होगा ये, है ना? थर्ड वाला आपका द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड वाला प्रत्यक्ष रूप से, ये गलत है। ये कंफ्यूज करने के लिए इधर देखो, यहाँ पे हालांकि दे रखा है आर्थिक प्रतिषेध, दूसरे में दे रखा है इसने, है ना? दूसरे में मतलब यही सारी चीज़ें देखो कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर कर रखा है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए भैया एक और प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित में से सामाजिक नीति का विश्लेषण करने का तत्व तो नहीं माना जाता। नहीं है तो फिर है कौन कौन सा भाई? फिर तो होना भी तो चाहिए कौन कौन सा। देखो प्रश्न अच्छा है, सरल भी है, इसमें कुछ बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। सामाजिक नीति का जो विश्लेषण होता है वो मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रखिए, इसका नीति विनिर्देशन के रूप में भी विश्लेषण होता है, नीति व्यवहार के रूप में होगा, नीति के गुण के रूप में होगा। नीति की वकालत करोगे तो बताओ विश्लेषण होगा? वकालत थोड़ी ना होता है विश्लेषण। बताइए आप लोग भाई, सिंपल सी बात है। इस प्रश्न का बहुत सरल। आप लोग पता क्या करते हो? आप लोग देखते हो यार ये लिखा है नीति विनिर्देशन, नीति व्यवहार्यता, अब इसी में कंफ्यूज। अब ये नहीं सोच रहे हो कि व्यवहारता का मतलब बिहेवियर, मतलब व्यवहारिक चीज़ों से रिलेट किया है। विनिर्देशन का मतलब डायरेक्शन या निर्देशन, इंस्ट्रक्शन से रिलेट किया है। और गुण तो आप जानते हैं तो इजी है, लेकिन नीति का वकालत जो है गलत है आपका, यही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ये सरल प्रश्न था। अच्छा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। शिक्षा के अधिकार में भारत के संविधान के डैश के मूलभूत अधिकार बनाया गया है, उसी के तहत कौन से मूलभूत अधिकार बनाए गए हैं? देखो यहाँ पर आपको बताऊं, 15 में आप जानते हैं भली भांति तरीके से, उसमें आपसे क्या कहा गया है? 15 में आपसे बोला गया है धर्म को लेकर, मूल वंश को लेकर, जाति लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई थी 15 में। और 15 ए और वही ए और ए बन गया था, पार्ट ए भी बन गया था। 15 अगर बी की बात कर लूँ, देखो बी का मतलब होता है 2। पहले तो बात को समझ लीजिए आप, तभी तो 4 तक समझेंगे भाई। 1 2 में क्या है, तभी तो आप 4 समझोगे। 2 की बात करूँ तो जैसे दुकान से संबंध में आपको यहाँ पर किसी के भेदभाव या आवागमन या होटल इत्यादि जैसी क्रियाविधि का ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, इनको रख के ध्यान में। तो ये 2 को लेकर, जैसे यहाँ पर आपको एक शब्द बताऊँ कीवर्ड्स, दुकान मिलेगा या हॉस्टल या होटल मिलेगा तो इसमें भेदभाव लिखा रहेगा। तुरंत 15 का 2 समझ जाना, बस 15 का 2 समझ जाना।
और 15 का 3 की बात करूं तो 15 के 3 में आपको बता दूं मैं आप लोगों से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध की बात की गई थी। ठीक है, ये बातें थी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ये ध्यान में रखा गया था कि स्त्री और बालिकों के लिए विशेष उपबंध होने चाहिए। जब स्त्री और बालकों के लिए जो विशेष उपबंध था वो 15 का 3 में था, ध्यान में रखेगा। इसी 15 को 3 को मॉडिफिकेशन किया गया, तो 15 का जो 4 बना ये बन जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध, ये बन जाता है आपका। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार बता रहा है, तो क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन बताएगा, यस या नो? यस या नो में जवाब देना है। वेरी गुड, शाबाश, हाँ शाबाश, ऐसे ही पढ़ाई करना है आपको। 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, शाबाश, मुझे अच्छा लगा आप लोगों का जवाब। और 21 का जो ए होगा वो शिक्षा का अधिकार है, 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई है, ये चीज़ें मेंशन की गई 30। और 16 का 4 भाई राज्य सरकार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में को पदोन्नति के मामले में आरक्षण को लेकर कोई भी प्रावधान कर सकती है, इसके बारे में जिक्र जो है 16 का 4 में किया गया है। 16 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। बहुत सरल प्रश्न था, इससे इजी प्रश्न तो यूजीसी कभी पूछ ही नहीं सकता। अगर गलत कर जाओगे तो समझो ये आपकी तो भाई गलती है बहुत बड़ी, है ना? ऐसे प्रश्न को, है ना, है कि नहीं भाई, बताइए। अच्छा प्रश्न फिर आ गया, ऐसे प्रश्नों को तो ना मज़ा आ जाता है करने में, है ना? बताइए, ग्रीन हाउस गैसेस है। अब तो पहली बात तो ये है कि आपको ग्रीन हाउस गैस याद होनी चाहिए, है ना? ट्रिक बता दूं एक, सुनो, ट्रिक सुनो। ग्रीन हाउस गैसों का, ओ मीना, लिख रहे हो कि सुन रहे हो? ट्रिक बता रहा हूँ, ओ मीना, ठीक है, कल, काजल, काजल, ठीक है, लगाना, ठीक है भाई, ये ट्रिक है आपकी, क्लियर? अब अगर जब तक आपको ग्रीन हाउस गैसेस नहीं पता होंगे ये प्रश्न नहीं कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बताइए, ठीक है। ओ से आप क्या लिखेंगे, बताइए कौन सी गैस हो जाएगी, बोलिए। O3 ओजोन, O3, शाबाश, हाँ शाबाश, O3 ओजोन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मी से, तो मी से क्या हो जाएगा, मीथेन, CH4, शाबाश। 9 से क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रस, नाइट्रोजन नहीं, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन अलग है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, N2O, आप इसे कर दीजिए। कल से क्या बन जाएगा, क्लोरोफ्लोरो, CFC, हाँ CFC, और उसके बाद आपका बचा यहाँ पे कार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बचा, जल से यहाँ पे लिख लिया आपने जल वाष्प। अब अगर ये आपको याद है कि वो मीना कल काजल लगाना, ठीक है, तो फिर तो कर जाओगे, वरना फिर तो आप ही लगाना, है ना, ऐसी चीज़ हो जाएगी। ये ट्रिक याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में प्रश्न ये बनाया जाता है, ठीक है। ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, लगाना मत सोचना ऐसा कुछ, ये साइलेंट हो गया यहाँ पर, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। अब यहाँ पे बताइए ऑप्शन, ढूंढ के बताइए, ढूंढ कर बताइए। सी होगा, हाँ, ऐसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए इसका, ठीक है, सी होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक भारत में पंचायत की विशिष्टता की बात की है, जरा बताइए। आधुनिक भारत में पंचायत की विशेषता, अच्छा आप जानते हैं भाई, जो 1992 में, अभी ये हाल ही में यूपी SSC में प्रश्न भी बनाया गया था यहाँ से,
1992 में 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान हुई है कि नहीं प्रदान हुई है? देखो ये प्रश्न मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। 3 स्तरीय है तो एक स्तर तो ग्राम है, पूछा जाता है कौन कौन सा स्तर, तो एक तो स्तर ग्राम है, ग्राम स्तरीय का पंचायत होगा। दूसरा ब्लॉक है, भाई जानते हो कि नहीं जानते हो बोलिए एक बार। और तीसरा क्या है? जिला है, तीसरा जिला है, जिला। तो ये 3 स्तर के बारे में जिक्र हुई है। तो इसमें स्थानीय स्वशासन का जो अर्थ बनाया गया था कि वो शासन को, सत्ता को केंद्रित में किया गया था। और पता है आप लोगों को, और यही जो स्वशासन रहा जो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, और इन्हीं के द्वारा इसी चीज़ को आधुनिक भारत में पंचायतों की कुछ विशेषता को भी महत्व दिया गया है। तो ये जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन, इसके जनक स्वशासन के। और 1882 में मैग्ना कार्टा, 1882 में मैग्ना कार्टा, और 1992 में इसका संशोधन। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न बनाया गया था। यूपीओ ट्रिपल एस एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, मैंने आप लोगों को बताया भी है। पीवी नरसिम्हा राव को, वो पीएम थे उस समय। तो इतने फैक्ट मैंने बताए हैं, 3 से 4 फैक्ट यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आधुनिक भारत में पंचायतों की बात करें तो जमीनी स्तर पर जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए, यस। आत्मनिर्भरता, यस। महिला सशक्तिकरण, यस। वित्तीय शक्तियों का प्रदान करना, यस। भाई सभी सही लग रहा है, भाई कौन सा सही होना चाहिए फिर तो? अच्छा 2 डी, शाबाश। आंख बंद करके आदमी बोल रहा भैया, इसमें डी है ही नहीं सारे में तो, है 0 से बी होना चाहिए। हाँ, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रियंका गौतम आ रही भी, काफ़ी लेट आती हैं। प्रियंका जी कहाँ इतना लेट आप ज्वाइन करते हैं बताइए? अच्छा 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 अच्छा, समय से आया करो, ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। देखो यहाँ एक प्रश्न ये है कि अभिकथन है, ठीक है, और एक तरफ तर्क है। प्रश्न इजी है, कह रहा है कि सामाजिक असमानता के आधार के रूप में लिंग पुरुषों और महिलाओं के दायरे की संरचनाबद्ध होती है। बताइए। सामाजिक असमानता के आधार पर रूप में लिंग पुरुषों और महिलाओं के दायरे में संरचनाबद्ध होती है, यस या नो? मतलब बनाना, एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना। हाँ, सामाजिक असमानता के आधार पर भाई लिंग पुरुष और महिलाओं के दायरे में एक संरचनाबद्ध होती है। तो सभी महिलाएं अपने परिवार और समुदाय का एक समान के रूप में, एक समान नहीं, मतलब देखो अब सभी महिलाएं अपने परिवारों और समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है भाई, है क्या? यस या नो? देखो सभी जो महिलाएं होती हैं, हाँ एक समान महिलाएं होती, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो ये भी सही हो जाएगा। क्या बताओ इसकी व्याख्या हो रही है? प्रियंका गौतम, व्याख्या हो रही है? महिला महिला को देख रही हो, टिक बनाओ। अच्छा, प्रियंका का एक ट्रिक है, ये कहती हैं कि अगर अभिकथन में कोई एक शब्द मिल जाए तो दूसरे को पकड़ो और लगा दो भैया इसको, कि हो गया व्याख्या। भैया यहाँ पर ये कह रहा है, कोई बात नहीं प्रियंका मैडम, आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि यहाँ आपको पुरुष और महिला दोनों की बात कर रहा था, यहाँ केवल मात्र महिला की बात हो रही है, तो इसलिए इसका कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में अलग अलग जब होगा तो मैच भी करते हैं इन दोनों से, ठीक है, ऑप्शन से। इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा जवाब सही? 3rd। चलिए, अच्छा एक अच्छा प्रश्न और आ रहा है। अरे चला गया क्या प्रश्न? हाँ हाँ सही जवाब, हाँ सही जवाब दिया आपने। एक और अच्छा प्रश्न आ रहा भाई, यहाँ पर प्रश्न नंबर 112 का देखते हैं भाई। 112 ये रहा, वाइट कॉलर का देखते ही सदरलैंड हो जाता है भाई, शाबाश। हाँ वाइट कॉलर अपराध है ये 1939 1939
9 में सदरलैंड, ई सदरलैंड, वाइट कॉलर अपराध जो है व्यक्तियों की व्यवसाय और सरकारी पेशेवरों के द्वारा किए गए जो आर्थिक रूप से प्रेरित और अहिंसक अपराध से संदर्भित है, वो आपका है कॉलर वाइट क्राइम, अपराध। ठीक है, यह नाम किसका है भाई? ई सदरलैंड का। क्लियर हो गया ना? नाम आप देख रहे हैं सी बॉन्सर का नाम। ठीक है भाई। अच्छा, ये अल्बर्ट सी बॉन्सर हैं। ये बताऊं आपको, ये बेसिकली पेंटिंग की कला मानते थे। जो भी कार्य करते थे उन कार्यों को पेंटिंग के रूप में देखते थे, एक्टिविटी को। तो यहाँ आपको मैं एक ही बात करूँगा कि पेंटिंग में कला, पेंटिंग करने में भी एक कला है। ये बात सी बॉन्स का नाम आ जाएगा, इसको आप टिक मार लेना। ठीक है, जब कभी आपसे मिले पेंटिंग में कला तो ये सही हो जाएगा आपका। ये नाम अच्छा है भाई, कोहेन का नाम। ये धर्मशास्त्री है और अमेरिकी अपराध, जो अमेरिकी अपराधी है, ठीक है, के बारे में जो सबसे अच्छा एक्सप्लेन करने वाला व्यक्ति है, जहां पर भावनात्मक प्रबंधन को रिलेट करा है अमेरिकी अपराधी को लेकर, वह है भावनात्मक प्रबंध को लेकर, वह है ए कोहेन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए कोहेन, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अपराधी गिरोह के अपने उप संस्कृति के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अपनी एक उप संस्कृति का सिद्धांत है। तो उप संस्कृति का सिद्धांत ये है। और आज ही मैंने आप लोगों को जब एमपीपीएससी की क्लास ले रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों का कि स्वयं संस्कृति ग्रहण की बात किसने की है गरिमा? स्वयं संस्कृति ग्रहण की बात दुबे है ना। तो आप ध्यान रखना कि हाँ, तो वहाँ आपका दुबे आ जाएगा जब स्वयं संस्कृति ग्रहण की बात होगी। और जब कोहेन का नाम आ जाएगा तो आप इसे ध्यान रखना आप लोग कि यह आपको रिप्रेजेंट करेगी उप संस्कृति के सिद्धांत को। ठीक है, और दुर्खिम के बारे में क्या बताना भाई? दुर्खिम के बारे में जानते हैं, आत्मघाती, जिसको अभी मैंने कल ही शायद इसी का पेपर था, सिद्धांत में दिया गया था। ठीक है, आत्महत्या, लेकिन उसी आत्मघाती कहते हैं। सोसाइटी के श्रम विभाजन को भी बात किया। आदिम समाज का वर्गीकरण भी इसी ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन आपके लिए नए लग रहे थे तो इसलिए मैंने वहाँ पे बता दिया आपको, है ना। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को मैच करिए भाई। कौन मैच करेगा बताइए? अच्छा, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। बहुत अच्छा भी प्रश्न था, सरल भी प्रश्न था। समानता, हाँ समानता का ए का दूसरा देख लो भाई, ए का दूसरा था। किसी ने भाई मेरे से सी बोल रहे थे। और यहाँ पे सी का ही देख लो, सी का थर्ड, इससे देख लो, ये तो मैच कर रहा है। और 16 का आप किससे बात करेंगे भाई? कर्तव्यों की। 16 को किससे बात करने वाले हैं? सार्वजनिक अधिकारियों की, हाँ, नौकरियों से। और मूल कर्तव्य, ठीक है भाई। हाँ, मूल कर्तव्य 51 का जो 11 है ना, कितने कर्तव्य है? 11 ना, अभी मैंने बताया भी तो आप लोगों का है, तो वो सिद्धांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सरल प्रश्न था ना, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। चलो, क्या समय व्यतीत करना है ना, आगे बोलो। देखो, किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये हो सकता है ना, हो सकता है। किसी व्यक्ति, समूह, संस्था की दिशा निर्देशन जारी या उसी संस्था के निर्देश जारी करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? शक्ति, प्राधिकार, अधिकार। प्राधिकार पहले तो आप समझिए होता क्या है। देखो, प्राधिकार एक वैध शक्ति होती है, ये मैक्स वेबर कहते थे प्राधिकार के बारे में। और इन्होंने, अगर मैं बताऊं आप लोगों से, तो एक व्यक्ति, एक समूह के पास और दूसरे पर अभ्यास किया गया वैधता और तथ्य का जब आप प्राधिकरण के रूप में धारण करते हैं तो वहाँ पर एक मुख्य साधन के रूप में आता है। तो प्राधिकरण को शक्ति की अधिक सामान्य अवधारणा जो होती है वो अवधारणा अलग कर देती है। तो बेसिकली उसकी क्षमताओं के जो रूप में जानी जाती है वह आपका अथॉरिटी या प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है उसको। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राधिकरण। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। बात आ रही है पावर की। पावर मतलब शक्ति।
ये जानते हैं, मतलब लोगों व वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए कोई काम करने की योग्यता, क्षमता को, ठीक है, उसकी क्षमता के बारे में बताने, वो गतिविधि कहलाती है आपकी शक्ति। आप जानते हैं ये तो शक्ति इसी है कि किसी चीज़ के अंतर सॉरी किसी वस्तुओं को नियंत्रित करने के जो भी कोई काम होता है वो एक प्रकार से क्या होती है भाई, योग्यता है उसकी देखी जाए तो योग्यता एक प्रकार की शक्ति को रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है, प्रभाव क्या होता है भाई, प्रभाव जो किसी चीज़ में अंतर या बदलाव ला दे, नियंत्रित करने की शक्ति को अगर प्रभावित करे तो वह एक प्रकार का क्या है, प्रभाव में आ रहा है, कोई चीज़ प्रभावित हो रही है तो ये प्रभाव हो जाएगा। और यहाँ पर बात है कि किसी व्यक्ति और समूह संस्था को निर्देशित करने वाली, तो वह आपका प्रभाव हो जाएगा, है ना, ठीक, सॉरी वो आपका प्राधिकरण हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अधिकार की बात करें तो अधिकार क्या है कि व्यक्ति के दावे, जैसे जिसमें समाज और राष्ट्र को स्वीकार किया जाए तो वो अधिकार होता है। तो जहाँ पे आप समाज और राष्ट्र को स्वीकार कर रहे हो तो वो आपका अधिकार होगा, राइट होगा वो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये प्रश्न बहुत सरल था और मैंने यहाँ पे स्टार भी लगाया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, तो ये प्राधिकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या प्रश्न आ गया भाई, अच्छा प्रश्न ये भी। यूनेस्को ने जो वेस्टर्न घाट के विश्व के डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है, 6वें 7वें 8वें 9वें, कौन सा दिया? देखो मैं आपको बताऊं, जो पश्चिमी घाट है, अच्छा, जो पश्चिमी घाट है वो पर्वतीय श्रृंखला को एक विश्व जैव विविधता के रूप में एक 8वीं सर्वाधिक संपन्न पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना गया था। और वही पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला गुजरात महाराष्ट्र की जो सीमा से होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होकर गुजरती है और कन्याकुमारी तक में ये जाके समाप्त हो जाती है, उसी की बात कर रहा है वेस्टर्न घाट की। तो वर्तमान में भारत की अगर मैं बात करूं तो 4 हॉट स्पॉट है, आप इसे ध्यान रखें। हॉट स्पॉट ये प्रश्न बनाता है पेपर 1 में, ठीक है। तो ये जैसे पश्चिमी घाट एक है, एक पूर्वी हिमालय है, एक इंडो बर्मा है और एक सूडा लैंड है। तो लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न घाट से ही पूछ लिया तो ये आपका हो जाएगा 8वां, ये आपका हो जाएगा 8वां। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट था ये। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन, आपने नाम सुना भी होगा, 20 नवंबर 1989 ठीक है, प्रभाव में 90 में आया था, 1990 में आया था प्रभाव में, ठीक है। तो कुल टोटल अगर मैं आपसे बात करूं इस पे, हालांकि 30 प्लस अनुच्छेद भी है डिवाइड। अब ये मत सोचना आप लोग कि यह अस्पृश्यता का अधिनियम वो है, ये भाई अभिव्यक्ति का हो जाएगा, प्रेस की हो जाएगा, ये नहीं है। ये सब कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा भाई, ऐसा अधिनियम बताइए जरा। हाँ ऐसा सोच, हाँ यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका जो सही जवाब, अच्छा देखो पहले हम बात कर लेते हैं 17 क्या होता है। 17 जैसे आपको बताओ ना, जहाँ सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण की जगह मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को जहाँ पर जिक्र की जाती है वो आपका अनुच्छेद नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संबंधी संरक्षण में, ठीक है। जहाँ आपको आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिकता दिख जाए, कल्याण दिख जाए, मानसिक दिख जाए, सामाजिक, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर? बोलिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ इसलिए काटो इसको, बेझिझक काट दो। अनुच्छेद 18 की बात कर लेते हैं भाई। अनुच्छेद 18 कह रहे हैं भाई ये 18 में देखो, माता पिता, कहीं माता पिता दिख रहे हैं? अच्छा चलो आगे बढ़ते, नहीं दिख रहे हैं अभी। तो जब दोनों के पास बच्चों की एक परवरिश को लेकर उसके विकास की बात की जाए, परवरिश के लेकर विकास की बात की जाए, तो वह एक संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन या संरक्षण की बात करता है। तो ये अनुच्छेद 18 होता है, ठीक है भाई। अनुच्छेद 18 की बात करूं तो ये आई थिंक 18, अनुच्छेद 18 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से, तो मुझे नहीं लगता कि अनुच्छेद 18 होना चाहिए। अच्छा हम बात कर लेते हैं 19 के बारे में भी। अनुच्छेद 19 क्या कहता है भाई? देखो, शारीरिक, मानसिक दुर्व्यवहार या शोषण सहित शोषण सभी रूपों में बचाने की बात करता है, मतलब संरक्षण करने की बात करता है। तो शोषण किसका भाई? तो बाल बालिकाओं का ही शोषण है ना, तो उसको बचाने की बात करता है। तो ये देखो प्रावधान की बात कर रहा है, शोषण होने के प्रावधान, बचाने की बात कर रहा है, प्रावधान की हो रहा नहीं।
गरिमा क्या नाम है भाई, वो तन्वी जी, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए भाई, सी होना चाहिए। हाँ सी 19। अनुच्छेद अगर मैं 20 की करूँ बात, तो यहाँ पर बच्चा अस्थायी रूप से परिवार से वंचित होता है और राज्य को प्रदान करने की विशेष सुरक्षा और सहायता से रूबरू करवाती है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 तो ध्यान रखिए, 17 जो है आध्यात्मिक को रिप्रेजेंट करेगा, माता पिता दोनों के पास बच्चों को परवरिश की और उसके विकास की बात करेगा, ये बात 18 की है। 19 की बात अगर मैं करूं तो शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार और शोषण सहित यौन शोषण संबंधी सभी रूपों से प्रावधान या बचाने की जो बात करेगा अनुच्छेद 19। और 20 जो है बच्चा अस्थायी रूप से परिवार में वंचित है तो वह राज्य सरकार उसे क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करती है, सहायता देती है। ये अनुच्छेद 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 मतलब सामाजिक आध्यात्मिक नैतिक कल्याण की बात करता है, जहां पर मानसिक शारीरिक रूप से अगर उसी एक्टिविटीज होती है कुछ इस तरीके का, उसके देखरेख उसके कल्याण की बात करता है। यह अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण जो लाया गया था 20 नवंबर 1989 यानी 20 नवंबर 1989, ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो एक क्वेश्चन मेरा यही है कि नारीवादी किसने दिया है, नारीवादी पहला प्रश्न यही बता दीजिए। लीना डेमिनी नल्ली, हाँ डेमिनो नल्ली, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इस प्रश्न का देखो सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस प्रश्न का जवाब देखो, परिस्थिति नारीवादी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्राकृतिक रूप से अधिक निकट हैं, यस या नो, निकट हैं कि नहीं भाई। देखो परिस्थितियों के अनुसार, नारीवादी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की प्रकृति में अधिक निकट है, इसलिए सही मानो इसको। पर्यावरण देखो, पर्यावरण उसकी निकटता महिलाओं के पर्यावरण के प्रति अधिक सावधान और परिपोषक बनाता है। परिपोषक का मतलब एक प्रकार से क्या करना, सक्षम बनाना, है ना। बताइए जरा, अब रिप्रेजेंट करिए, क्या ये जवाब दोनों सही हैं, उसकी सही व्याख्या हो रही है। देखो पहले समझना अच्छे से, उसके बाद जवाब देना आप लोग। हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि परिस्थिति नारीवादी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की प्रकृति जो है अधिक निकट है। और निकट है क्यों निकट है भाई, बताइए जरा। आप कहोगे क्योंकि सर पर्यावरण में उसकी निकटता महिलाओं की पर्यावरण के प्रति अधिक सावधान और परितोषित बनाता है, यही रीज़न है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्योंकि लगाइए, उत्तर आपको तुरंत मिलेगा, है ना। अब विषम बताना भैया है, जरा बताओ विषम क्या है, चुनो। अच्छा आपने धरना का नाम सुना, धरना, घेराव, चलो। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, पहले सबका अर्थ, नहीं समझोगे अर्थ तो नहीं बता पाओगे आप। देखो अगर मैं धरना की बात करूँ तो आप इस बात को आप सभी लोग जानते भी होंगे धरना के बारे में, कि भाई किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े या मार्च करने, मार्च का मतलब ये नहीं मार्च का महीना, मार्च पास आप जानते होंगे, मार्च करने के लिए हड़ताल के दौरान अन्य श्रमिकों के काम करने पर या उस कार्य को रोके जाने पर जो गतिविधि होती है वो धरना हो जाती है। सार्वजनिक स्थान पे भाई जब कहीं खड़े वगैरह होते हैं ना सार्वजनिक स्थान पर, है ना, तो वह क्या हो जाता है, एक प्रकार से रोक लगा देते हैं। अच्छा घेराव क्या होता है भाई, घेराव का मतलब होता है घेराबंदी से, किसी अधिकारी की बात मैं कर रहा हूँ, किसी अधिकारी से अपनी बात मनवाने के लिए कर्मचारी या मान लीजिए विद्यार्थी, जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में किया भी होगा, तो विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, तो वह उसके द्वारा जो घेराव किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, वो घेराव हो जाता है, वो घेराव हो जाता है, घेराबंदी हो जाता है। हड़ताल, हड़ताल क्या होगा भाई, स्ट्राइक, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा। अच्छा एक स्ट्राइक अधिनियम भी है, हड़ताल अधिनियम जानते हैं, 1947 का है, हड़ताल अधिनियम 1947 का है, अधिनियम भी है एक ये हड़ताल अधिनियम। तो सामूहिक रूप से कार्य को बंद कर देना तो हड़ताल हो जाना, है ना। और तालाबंदी अगर मैं बात करूं तो रोजगार के स्थान को बंद कर देना और काम को स्थगित कर देना, यानी रोजगार के स्थान को बंद कर देना और काम को स्थगित कर देना। तो बताइए इन चारों में कौन सा भिन्न मिला आपको, कौन सा अलग मिला है।
सभी समान। देखो आपको बताऊँ, देखो देखो मैं बताऊँ, जैसे अगर मैं कहूँ स्ट्राइक, तो स्ट्राइक अगर आप कर रहे हो तो किसी बात को मनवाना चाह रहे हो, बंद हो रहा है आपका वो। और घेराव की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो भी बात मनवाना चाह रहे हो कर्मचारी से। और धरना की अगर मैं बात करूँ तो भी आप क्या कर रहे हो, किसी सार्वजनिक स्थान पर श्रमिकों के द्वारा, मतलब धरना भी, घेराव भी, हड़ताल भी श्रमिक के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन तालाबंदी में जैसे यहाँ पे श्रमिक की बजाय अगर मैं कहूँ रोजगार के स्थान पर बंद कर देना, रोजगार के स्थान को ही बंद कर देना, काम को स्थगित कर देना, फिर बाद में चलाना, अस्थायी रूप से बंद करना, तो वो तालाबंदी हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका डी सही माना जाएगा। ये अलग है, ये भिन्न थे। ये देखो अलग अलग कैसे हुए, आप देख रहे हैं किसी कर्मचारी वगैरह से रिलेट कर रहा है, लेकिन ये तालाबंदी वगैरह कर्मचारी से रिलेट तब करता है जब हम किसी चीज़ को अस्थायी रूप से बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे अस्थायी रूप से नहीं है, सॉरी अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से है। तो हमने रोजगार के स्थान पर बंद करना, रोजगार के स्थान को बंद कर देना, रोजगार के स्थान को बंद कर देना। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही माना जाएगा। क्या सही लग रहा है बताइए जरा ऑप्शन नंबर। देखो 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 आपने घेराव को देखो, अगर मेरे कहने मतलब कोई अगर अधिकारी है और अपनी बात को आप मनवाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया कि सारे कर्मचारी को लेकर चले गए ऑफिस में, तो ये घेराव का रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट है तो प्रिंसिपल के पास चला गया, भाई फीस कम होनी चाहिए SC OBC ST के लिए, छात्र नेता वगैरह ऐसा करते हैं, तो ये घेराव शब्द रिप्रेजेंट होता है, ये घेराव रिप्रेजेंट होता है विद्यार्थी वगैरह को लेकर, है ना। तो यहाँ पर भी हित की बात हो रही है किसी चीज़ को लेकर, और किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं और वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, और वो आप काम पर जाने से रोक रहे हैं, काम को जाने पर रोक रहे हैं, ठीक है, काम पर जाने से रोक रहे हैं, तो उसे रोक रहे हैं। श्रमिकों की बात हो रही है यहाँ पर। और एक्ट जो आपका यहाँ पे स्ट्राइक है वो ऑलरेडी आपका यहाँ पर है कि सामूहिक रूप से आप कार्य को बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग समूह में आ रहे हैं, लेकिन तालाबंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि समूह के लोग पहुंच गए तालाबंदी करने, चलो तालाबंदी कर दो अब, है ना। ऐसा कुछ आपको भिन्न नहीं दिख रहा है क्या, बताइए। तालाबंदी में रोजगार के स्थान को ही बंद कर दिया गया है भाई, बस बात यही है, तालाबंदी हो गई है, कार्य के स्थान का ही जो है बंद हो गया है। ऐसे यहाँ पर कोई भीड़ या जमावड़ा नहीं लगाया गया है, लेकिन तीनों में ऊपर में देखो जमावड़ा लग रहा है नहीं लोगों का, बोलो नहीं बोल रहे हो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। गलत हो जाता है 3 से 4 बार में। तो अब बताओ कौन सा सही होगा, तुम बताओ। अरे नहीं नहीं, अगर तुम देखो मैं तो बता रहा हूँ ये सही होगा। ऑप्शन में भाई कौन सा है, किसी के पास है बताओ जरा, ऑप्शन बताओ, कोई देख रहा है तो इस टाइम तो बताओ क्या जवाब इसका आया हुआ है। आयोग का, आयोग का जवाब क्या होना चाहिए, क्या है, तालाबंदी करोगी अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन। इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 की बात करते हैं और अनुच्छेद 226 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा आप ज़रा मुझे बताइए कि ये जो अनुच्छेद 32 है जिसको आप 32 बोल रहे हैं, ठीक है, ये बताइए आप लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं संवैधानिक अधिकार से, बताइए ज़रा। संवैधानिक उपचार से अधिकार से रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। मैंने अभी हाल ही बताया जहाँ पे रिट दाखिल हुई थी, जहाँ पे 5 प्रकार के मैंने रिट भी बताया था आप लोगों को भी, शायद कल का ही प्रश्न था, बताइए। और पता ऐसे ही जो अधिनियम है ये एक और अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 226 226। अच्छा जी चलो धन्यवाद। फिर ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई, इन्होंने जवाब दे दिया देख कर कहीं से, ठीक है। फिर तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अब जो 226 है ना, यही अनुच्छेद जो है आपका 32 को 226 के रूप में यहाँ पर रिट जो है निकालने का
उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसके बारे में जिक्र किया गया है एक संवैधानिक उपचार के तहत में। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी यहाँ से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर प्रश्न फैक्ट से था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लो, है ना। काफ़ी दिन से चल रहा है ये, लेकिन आप टेंशन ना ले, आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें पता भी हो रही होंगी अच्छे से। और यहाँ से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना आप लोग, है ना। ये प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आएंगे 2021 में। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए देशज ज्ञान किस लिए उपयोगी है, बताइए। बोलिए। सामाजिक ऐतिहासिक, बताइए। सामाजिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों को अर्थ निकालने के लिए यह सामाजिक कार्यकर्ता का रोल होगा कि नहीं होगा, बोलिए जरा। तो ठीक करो इसे। ओके, दूसरी की बात करता हूँ। ओके, देख लेते हैं। एक है सीमांतीकरण और उत्पीड़न की जड़ें को चिन्हित करता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अब अगर आप कोई पीड़ित व्यक्ति है तो सोशल वर्कर गया कि भाई अब ये व्यक्ति पीड़ित है, उसको चिन्हित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। समाज कार्य के अभ्यास को वैश्विक बनाना, वैश्विक देखो पैंडेमिक अगर बात करें तो ये सब कुछ नहीं होता है ना। समाज कार्य का जो है वैश्विक चीज़ें कुछ ऐसी होती है समाज कार्य अभ्यास में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये देशज ज्ञान के लिए उपयोगी माना जाए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सही बताया भाई इन्होंने, ए और डी, ये सही लग रहा है। अधिक न्यायपूर्ण बनाना होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए और डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने बताइए। 120, हाँ 120, शाबाश। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से जो है नेक्स्ट जो क्लास करूँगा उसमें सारा जो है कंप्लीट करवा दूँगा। सी माना है, देखें जरा सी किस बुक में देख रहे भैया। सी ए बी डी, ए तो सही है, बी ए बी डी नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी कैसे, सीमांतीकरण कैसे कर दोगे यार, किसी चीज़ को सीमांतीकरण में कैसे रख सकते हो आप, ना जड़े। हाँ वो देखो मैं बताऊँ आपको, कुछ बुकों में आपको, जैसे आप हरियंट की ले लो, तो मैं तो हरियंट को तो साबित कर दूंगा कि भाई ये गलत आंसर की देता है ना। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन डी दिखा, तो आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक है, आप हाँ उसका एक बार स्क्रीन करके ग्रुप में सेंड कर दीजिए। लेकिन मैं आप सबको कह रहा हूँ सीमांत को कुछ ऐसा कुछ नहीं आपको टिक मारना है, ठीक है भाई, आपको टिक नहीं मारना है। बाकी मैं उसके बारे में एक बार देखकर सीन करके बताता हूँ, और यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा कल आप लोगों की क्लास, ठीक है। अभी जो डाउट है आप लोग जरा मुझसे पूछ लीजिए।